हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर ज्योग्राफी के चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है। ये चैप्टर जो है इसमें हम रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं, किस तरीके से रिसोर्सेज को जो गलत चीजें उसमें यूज की जा रही है वो चीजें हटा सकते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिसोर्सेज रिसोर्सेज हर वो चीज है जो कि अवेलेबल है आपके सराउंडिंग में, एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स। मतलब हमारे सराउंडिंग में वो सारी चीजें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करती हैं और कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल है और इकोनॉमिकली फिजिबल है। टेक्नोलॉजी एसेसिबल मतलब कि हमारे पास उसको एक्सेस करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। दूसरा कि कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं है कि वो उनको यूज करना हमारी जेब पे बहुत भारी पड़ जाए, इकोनॉमिकली भी होनी चाहिए। दूसरा हमारी कल्चरली हम एक्सेप्ट करें, यानी कि हमारे कल्चर से हम उसको रिलेट कर पाए। तो ये सारी टर्म जो है रिसोर्सेज है, तो ये पूरी डेफिनेशन है। Human being interact with the nature through the technology and the create institution to accelerate their economic development। और कहीं ना कहीं इन रिसोर्सेज के थ्रू हम कहीं ये सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है। जो है इस डायग्राम के बारे में हम समझ लेते हैं। रिसोर्सेज जो है, देखो, कई भी अगर आप कोई रिसोर्स यूज कर रहे हो तो आपके सराउंडिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। The process of transformation of things in our environment involves an interactive relationship between nature, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। देखो कैसा होता है, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो मैं समझाती हूँ। फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब कि नेचर, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी मतलब कि आप फिजिकल इन्वायरमेंट, इससे आप क्या कर रहे हो, इससे आप रिसीव कर रहे हो, रिसीव रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को आप रिसीव कर रहे हो। देन टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो। देन उस टेक्नोलॉजी के थ्रू अब जो आपने एक्सेस कर लिया है, अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जो रिसोर्सेस हैं उनको किसी फैक्ट्री या कंपनी या जो जहां जगह उसको जो यूटिलाइज, मतलब उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो, वहां पर उसको आप करोगे। तो फैक्ट्री क्या है, एक तरह का इंस्टीट्यूशन है। तो इस तरीके से इन तीनों का, फिजिकल एनवायरनमेंट जहां से आपने रिसीव किया है, टेक्नोलॉजी जहां से आप जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, और वो टेक्नोलॉजी आप फैक्ट्री या कोई भी कंपनी में आप उसको लगाते हो, देन फिर आप इसको पूरे तरह से यूटिलाइज कर पाते हो। तो ये हमारा रिसोर्सेज का डेफिनेशन है। अब यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन, हालांकि जो अब रैशनलाइज जो सिलेबस आया है उसमें आपकी जो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन है हटा दिया है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम अभी भी मौजूद है, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है अपनी शीट में। देखिए यहाँ पर बेसिस ऑफ द ओरिजिन के हिसाब से बायोटिक और एबायोटिक है, इनका डिस्क्रिप्शन नहीं है। अब अगर आपके स्कूल में पढ़ा भी रहे तो भी आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये हट चुका है। ठीक है। एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ऑनरशिप के हिसाब से इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ऑनरशिप मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर का इंडिविजुअल का राइट है, कॉपी राइट है, यानी कि उसका अधिकार है। कम्युनिटी यानी पूरी कम्युनिटी, जैसे कोई पार्क वगैरह हो गया उस पर सभी तरीके के लोग आ सकते हैं। नेशनल यानी कि कोई नेशनल बाउंड्रीज है, नेशनल प्रीमाइसेस है, उस पर नेशनल राइट्स है। एंड इंटरनेशनल यहाँ पर जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस वगैरह जो होती हैं उस पर अलग तरीके का जो है सिस्टम चलता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, और किस तरीके का डेवलपमेंट की बेसिस पे पोटेंशियल डेवलप स्टॉक एंड रिजर्व्स। ये जो है ये डायग्राम दिया हुआ था, इसीलिए मैंने इस डायग्राम को इंक्लूड कर दिया कि हो सकता है कभी एमसीक्यू में उलझ जाए। अदरवाइज ये डायग्राम और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो हट चुका है आपके एनसीईआरटी से। अब यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो है एक एक और ये चीज जो बनी हुई है आपके, कि अगर हम ये बात करें कि रिसोर्सेज जो होते हैं, वो रिसोर्सेज आपके यहाँ पर एक तो नेचुरल होते हैं, एक ह्यूमन मेड होता है। नेचुरल में दो तरीके के, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिनको आप विद इन द टाइम पीरियड आप उनको रिन्यू कर सकते हो। ठीक है। और जो है वो कंटिन्यूस, इसको आप फ्लो बोल सकते हो, जैसे विंड है, वाटर है। ठीक। उसके बाद बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब कि जिनमें जो लिविंग थिंग्स है। नेचुरल जैसे वेजिटेशन वगैरह, वाइल्ड लाइफ जिसमें एनिमल्स वगैरह को आप इंक्लूड करते हो। ठीक है। नेचुरल में आप फॉरेस्ट और वेजिटेशन को इंक्लूड करते हो। नॉन नॉन रिन्यूएबल में इसमें आप होता है जिनको आप अपने हिसाब से, यानी कि विद इन द टाइम आप उसको रिन्यू नहीं कर सकते, वो नॉन रिन्यूएबल है। जैसे रिसाइक्लेबल, जैसे मेटल, मेटल को आप रिसाइकल करके एक नई नई चीजों में आप कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज द रिसाइक्लेबल। नॉन रिसाइक्लेबल जैसे फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि उनको रिसाइकल होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, रिसाइकल मतलब उनको बनने में, तो इसीलिए आप इसको रिसाइकल चाह कर भी नहीं कर सकते। ह्यूमन जो होता है, इसके अंदर स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। अब ह्यूमन के रिसोर्सेज जो होते हैं डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस पे। देन इट आल्सो डिपेंड्स ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कि किस तरीके से ह्यूमन जो है उन रिसोर्सेज को यूज करना चाहता है और किस तरीके से अदर यूजेस, अदर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है।
ठीक है, तो ये एक चार्ट है। ठीक, अब यहाँ पर आज जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट जो है कि हम ये मानते हैं कि रिसोर्सेज हमारे लिए फ्री गिफ्ट है, ठीक, लेकिन ह्यूमन जो है वो उनको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहा है, कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से यूज कर रहा है, जिसका दिस लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? अगर डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, तो यहाँ पर जो है कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की ही कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स जो है उसको डिप्लीट किए जा रहे हैं, ठीक है। Accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, have और have not, rich और poor। मतलब कि क्या हो रहा है कि जो रिसोर्सेज है वो कुछ पर्टिकुलर हैंड में एक्यूमुलेट हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ लोग तो जो अमीर हैं, जो जिनके पास पैसा है वो यूज कर पा रहे हैं, जिनके पास नहीं वो यूज नहीं कर पा रहे। तो ये एक बहुत अजीब सी कह सकते हैं ना कि एक इक्विटेबल डिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज के होने में, रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन में एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर है, जो कि समस्या पैदा कर रहा है लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन लीड टू द ग्लोब। अब जो यूज कर रहे हैं वो इतना गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल क्राइसिस जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सारे पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। यानी कि केमिकल्स यूज कर रहे हैं, तो वो फर्टिलाइजर्स केमिकल्स यूज कर रहे हैं, तो इतना यूज कर रहे हैं कि लैंड खराब हो रही है, ठीक है। अगर कहीं जो है एसीज वगैरह में बहुत अलग अलग जो है गैसेस यूज कर रहे हैं, तो जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। तो ये जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बीन एसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। तो कहीं ना कहीं इक्विटेबल, इक्विटेबल मतलब कि जहां जरूरत है उनको ज्यादा दिया जाए, जहां कम जरूरत है उनको थोड़ा सा, जहां जो जिनके पास ऑलरेडी उनको कम दिया जाए, और जहां जरूरत है उनको दिया जाए। तो ये जो होता है ये इक्विटेबल डिवीजन कहलाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं होगा तब तक जो है कहीं ना कहीं रिसोर्सेज एक के लिए एक्सेसिबल हो पाएंगे, दूसरे के लिए नहीं हो पाएंगे। If the present land trend of the resource depletion continues, the future of our planet is in danger। और कहीं ना कहीं अगर ये जो चीज चल रही है, और अगर ये चीज चलती रही, तो कहीं ना कहीं हमारे प्लेनेट में डेंजर वाली कंडीशन है। तो हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी रिसोर्सेज का क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलिए बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि ऐसा डेवलपमेंट या ऐसा यूज जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करे, लेकिन हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन से बचें, ठीक है। डेवलपमेंट शुड टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट का डैमेज भी ना होने दें, एंड शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। भाई ये वाले जो रिसोर्सेज हैं केवल हमें ही थोड़ी यूटिलाइज करने हैं, फ्यूचर जनरेशन को भी करने हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी नीड सेटिस्फाइड हो, दूसरे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेफ रहे, और एनवायरमेंट को भी जो है डैमेज ना पहुंचाए। अब ये सारी जो चीजें हैं, ये लोगों में जागरूकता आई, देशों में जागरूकता आई, तो इसके लिए एक रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 को की गई, जिसमें करीबन 100 हेड्स जो है, मोर देन 100 हेड्स जो हैं देशों के शामिल हुए। ब्राजील में एक बहुत सुंदर सी जगह है, वहां पर इसकी फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट की गई। और इसमें अर्थ समिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अर्थ के बारे में, अर्थ की चीजों के बारे में बात की गई, कि भाई अर्थ से भी हमें सिर्फ लेना लेना नहीं है, इसको देना भी है, इसको बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। द समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये इसमें बात की गई कि किस तरीके से जो जो अर्जेंट जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्रेशन हो रहा है, इनके बारे में बात की गई। और जो डाइवर्सिटीज जो है, लोगों ने, यहाँ के जो लीडर्स हैं जो शामिल हुए, उन्होंने साइन किए डिक्लेरेशन ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि इसको सेव करने के लिए हर देशों ने अपनी जिम्मेदारी समझी और कुछ पर्टिकुलर एजेंडाज पे साइन हुए। और जो पर्टिकुलर एजेंडास थे वो थे एजेंडा 21, यानी इसमें 21 एजेंडास, 21 मुद्दों को उठाया गया, जिसमें से एक जो मुद्दा वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक मुद्दा था, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम देते हैं हम एजेंडा 21, ठीक है। और ये जो है बहुत बड़ी पहल थी, जो यूनियन जो था आपका मतलब सभी देशों की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल थी, ठीक है। एजेंडा 21 इसमें बात कर रहे थे, बहुत सारे एजेंडास थे, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही थी वो बात की जा रही थी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है किस तरीके से होना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड बात हो रही थी। इसके अलावा डिजीज, जो पूरी देशों में डिजीज, कभी जैसे अभी कोविड है वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गया था, वो पूरा पैंडेमिक सिचुएशन थी, सॉरी एपिडेमिक सिचुएशन थी वो, नो सॉरी, इट्स ए पैंडेमिक सिचुएशन, है ना।
एक बार आप देख लेना, पेंडेमिक सिचुएशन सी थी, है ना। मैं वो पेंडेमिक एपिडेमिक ये जो थोड़ा सा वो है, पेंडेमिक सिचुएशन सी थी आई थिंक। तो इन्हीं एजेंडा 21 के बारे में बात हुई। एजेंडा 21 में 21 जो है, हम ये कह रहे हैं कि 21 एजेंडाज मुद्दों पे बात हुई, और इसमें से एक मुद्दा सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी था। जैसे जो है यहाँ पर डिजीज थ्रू द ग्लोबल कॉपरेशन ऑन द कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो डिजीजेस फैलती हैं, जैसे कोविड है, कोविड एक पेंडेमिक सिचुएशन थी, तो किस तरीके से उससे निपटा जाए। म्यूचुअल नीड्स, सभी देश एक दूसरे को शेयर करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, सभी आपस में एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर करें ताकि सभी देशों की नीड्स फुलफिल हो पाए। तो यहाँ पर जो है हर लोकल गवर्नमेंट का एक जो है सहयोग मिलना था, और सहयोग मिला भी सही, और काफी हद तक लोगों को में एक, सभी देशों में एक जागरूकता है कि कहीं ना कहीं अब हमें जो है केवल अर्थ से लेना ही नहीं है, इसको संरक्षित करने के लिए भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड। अब रिसोर्सेज प्लानिंग, देखो रिसोर्सेज की, भाई देखो अगर आपके घर में कोई चीज हो रही है तो ऑब्वियसली जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो आपको कोई ना कोई प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, कि भाई इस दिन ये बनेगा, इस दिन हम ये ड्रेस बनेंगे। तो सेम उसी तरीके से कि अगर किसी देश में जो है रिसोर्सेज को यूज करना है, तो यू हैव टू प्लान, आपको प्लान करना पड़ेगा कि किस देश में किस जगह से हमें क्या लेना है और कितना लेना है, ताकि एक्सप्लॉइटेशन ना हो। तो अब इंडिया जैसे देश में तो ये बहुत जरूरी है। इट हैज इंपॉर्टेंस इन द कंट्री लाइक इंडिया विच हैज द इनॉर्मस डाइवर्सिटी। और हमारे देश में डाइवर्सिटी इतनी है कि हमें अगर प्रॉपर प्लानिंग से नहीं चलेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देर आर सम रीजंस विच कैन कंसीडर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। देर आर सम रीजन हैव द acute शॉर्टेज। अब कुछ जो है उनके पास पर्याप्त सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी जो है पर्याप्त नहीं है। तो वहां पर क्या है कि दिक्कत है कि हमें एक जो है बिल्कुल प्लान्ड वे में चलना है। जैसे स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये रिच है मिनरल्स और कोल में, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पर वाटर रिसोर्सेज अच्छा है, तो कोल वगैरह इनकी कमी है। तो यहाँ पर जो, इसके अलावा जैसे राजस्थान है, राजस्थान में सोलर और विंड वगैरह बहुत है, तो पानी की कमी है। तो ये हमें एक प्रॉपर प्लान करना है कि भाई जहां जिसकी कमी हो उसको वो अवेलेबल हो जाए, और जहां जिसकी ज्यादा है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर ले प्रॉपर। तो इसलिए रिसोर्सेज प्लानिंग बहुत जरूरी है किसी भी देश में, और हमारे देश में तो बहुत इस तरीके से हम देखते हैं कि कोल्ड डेजर्ट जो लद्दाख है, लद्दाख में इट इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये हमारे देश में थोड़ा सा अलग थलग पड़ जाता है एक, बिल्कुल, और है बहुत सुंदर जगह। ठीक है, और कल्चरल हेरिटेज से भरी हुई है। तो ये कि यहाँ पर बट इट डेफिशिएंट इन द वाटर, यहाँ पानी की कमी, क्योंकि स्लोप एरिया पानी बह जाता है। तो वो जो चीजें हैं, तो इस तरीके से हमें हर देश, हमारे हर स्टेट का विकास हो, हर सिटी का विकास हो, डेवलपमेंट हो, उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। तो यहाँ पर जो है रिसोर्सेज की प्लानिंग आप कैसे कर सकते हो। रिसोर्स की प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो है सर्वे करना पड़ेगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि किस जगह क्या रिसोर्सेज है, फिर उनको सर्वे कर लो कि प्रॉपर जो है। इसके अलावा मैपिंग कर लो कि भाई इतने इसके इस सिटी के इस एरिया में अच्छा है, इस स्टेट में ये वाला जगह अच्छा है, और उनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर लो। क्वालिटेटिव मतलब कि जैसे कहीं आयरन बहुत अच्छा निकलता है, आयरन निकलता है तो उसकी क्वालिटी किस हिसाब की है, कि उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है या बहुत लो क्वालिटी है। और क्वांटिटेटिव कितना क्वांटिटी में है, मतलब कितने साल की नीड पूरी हो पाएगी। ऐसा नहीं कि बस अभी निकालो फिर कल का कल देखेंगे, ऐसा नहीं। इसलिए हम मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इसके अलावा रिसोर्सेज को मेजर करना, उनको सही वे में प्लान करना, वो बहुत जरूरी है हमारे देश में तो एटलीस्ट। ठीक है, वैसे सभी कंट्रीज के लिए जरूरी है, लेकिन हमारे देश में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, इसलिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि कहीं ना कहीं जो है इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर, सॉरी, हाँ, इसके अलावा एक प्रॉपर प्लानिंग करना है। और ताकि, और उन सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन कर लिया, दूसरा उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग करना है। ठीक है, प्लानिंग करना है, और ताकि उन प्लानिंग के हिसाब से हम टेक्नोलॉजी और स्किल को एक्सेस कर पाए। फिर उसके बाद जो है हमारे देश के डेवलपमेंटल प्लान क्या क्या है, मतलब हमारे देश ने क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई है कि इस साल में हम ये डेवलप करेंगे, उस हिसाब से कि हम उन रिसोर्सेज को यूज करना शुरू करें। कि भाई देश ने बनाया हुआ है कि हम इस साल में हम सोलर एनर्जी पे काम करेंगे, तो जहां जहां सोलर एनर्जी अच्छी है हम उन पे काम करना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन, देन इवॉल्व, पहले आइडेंटिफिकेशन, देन टेक्नोलॉजी, एंड तीसरा मैचिंग ऑफ आर नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे देश की जो एक, हम कहते हैं कि हमारे देश में कॉलोनियल अटैक बहुत हुआ, हमारे देश को कॉलोनाइज क्यों बनाया गया। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइज रिवील दैट द रिच रिसोर्सेज ऑफ द कॉलोनी वर द मेन अट्रैक्शन ऑफ द फॉरेन इन्वेडर। भाई हम ये कहते हैं कि हमारे देश में सब क्यों आए,
ठीक है, बहुत सारे लोग आए हमारे, ऐसा नहीं कि कई ब्रिटेन ने बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारे देशों को कॉलोनाइज बनाया था, लेकिन हमारे देश में जो है ब्रिटेन भी आए, अमेरिकन भी आए, पुर्तगालीज भी आए, तो वो सबका एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इसलिए था क्योंकि हमारा देश बहुत बहुत ज्यादा एनरिच्ड है। मतलब हमें प्राउड होना चाहिए हमारे देश पे कि हमारे देश में हर तरह का कल्चर, हर तरह का रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो हम चाहें तो हमारे देश में क्या नहीं कर सकते। तो ये फीलिंग बिल्कुल हमारे देश के लिए आनी चाहिए, और यही एक कारण था कि जो कॉलोनाइज्ड हिस्ट्री है हमारी, ये कहती है कि जो जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स थे वो इसलिए आए क्योंकि कि हमारा देश एनरिच्ड है इतनी डाइवर्सिटी से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब जरूरी है कि हमने कहा कि भाई रिसोर्सेज तो हैं, भाई रिसोर्सेज हैं, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है, फ्यूचर नीड यानी सस्टेनेबल हिसाब से हमें बढ़ना है, तो रिसोर्सेज को हम कंजर्व करते हुए आगे बढ़े, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं कई को बहुत सारी प्रॉब्लम से बचेंगे। Irrational consumption, over utilization of resources may lead to the socio-economic environmental problems। तो कहीं ना कहीं अगर हम ओवर यूटिलाइज करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे सामने कुछ सालों बाद दिखाई देंगे, और कभी कभी कुछ सेक्टर में दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसके लिए गांधी जी जो है, गांधी जी एक बहुत नोन पर्सन थे, और जो है लोग उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित भी होते थे। तो ये जो है इन्होंने अपनी आवाज उठाई रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए। इन्होंने कहा देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। इन्होंने एक वर्ड कहे थे कि सभी की नीड पूरी हो जाए, इतना है, इतना हमारे नेचर में पर्याप्त है, लेकिन सभी की ग्रीड पूरी हो जाए उतना नहीं है, मतलब का सभी का लालच भर जाए उतना तो नहीं है। तो इसका मतलब लालच की एक लिमिट है, लालच नहीं करना है। नीड तो एक लिमिट है, लिमिट खत्म हो जाएगी, लेकिन जो है लालच की तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो इसीलिए प्लीज उसको खत्म करिए। ठीक, इन्होंने कहा कि ही प्लेज द ग्रीडी सेल्फिश इंडिविजुअल्स एक्सप्लॉइटेबल नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज फॉर द रिसोर्सेज डिप्लीशन। उन्होंने कहा कि जो लालच भरा हुआ ना यही है, रूट है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि ही वाज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन, वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। इन्होंने कहा कि हम जो इतने सारा, जैसे इतना सारा सारा कपड़ा बना दे रहे हैं, इतने सारे सारे जो है टेक्नोलॉजी बना दे रहे हैं, इतने सारे सारे जो है कह सकते हैं कि हम प्लास्टिक आइटम्स बना दे रहे हैं, तो उनको नहीं करो, इसकी जगह आप मैन को यूज करो, मशीनों की जगह आप ह्यूमन बीइंग को यूज करो उसको बनाने में। तो उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा, और अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो ऑब्वियसली जो है मार्केट में चीजें कम आएंगी, तो बट ऑब्वियस नीड कम हो जाएगी। ठीक है, अब उन्हीं की भावनाओं को देखते हुए, चूंकि बहुत नोन पर्सन थे, तो इसीलिए 1968 में इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम ने भी एडवोकेट किया कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, पर्टिकुलर टाइम में होना चाहिए, पर्टिकुलर प्लानिंग से होना चाहिए 1968 में। एंड 1974 में गांधी जी की फिलोसफी से प्रभावित होते हुए शूमैचर एक जो है फिलोसोफर जो थे, शूमैचर ने कई इसको शूमाकर भी बोलते हैं। ठीक है, मैं शूमैचर बोलती हूँ, शूमेकर बोलती हूँ। ठीक है, शाउ मेकर, कई उसको शाउ मेकर भी बोलते हैं, तो आप अपना इंग्लिश जो है ऐसी लैंग्वेज है, फनी लैंग्वेज है। तो इसने इन्होंने एक बुक लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो इस बुक में ये बताया गया कि कैसे आप अपनी जिंदगी कम चीजों में भी बहुत सुंदर तरीके से जी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के कुछ पर्टिकुलर डेट्स दी हुई हैं आपकी बुक में, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है इस पूरी चीजों से प्रभावित होते हुए जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट इन चीजों ने इफेक्ट डाला। तो कहीं ना कहीं रिसोर्स के कंजर्वेशन के लिए ग्लोबल लेवल पे बात हुई, और ब्रूटलैंड एक कमीशन रिपोर्ट आई, ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट जनरेट हुई 1987 में, और उन्होंने रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए कुछ सिफारिशें दी कि भाई इस तरीके से हम इस रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। इस रिपोर्ट का जो कंसेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस रिपोर्ट का जो मेन लॉजिक था या मेन पूरा कंसिडरेशन था कि किस तरीके से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और इनका जो टाइटल था, ये जो सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कमीशन रिपोर्ट जो सौंपी गई थी, वो बाद में एक छोटी बुक में भी छपी, एक बुक में छपी, दैट आर कॉमन फ्यूचर, एक बुक में इसको पब्लिश किया गया, आर कॉमन फ्यूचर। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट रियो डी जनेरियो। और इसी चीजों को देखते हुए 19 जैसे 1987 में ये हो गया, ठीक है, तो ये 1968 में वो जो हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें थी देखते हुए फिर अर्थ समिट हुई, और अर्थ समिट में एजेंडा 21 उठाया गया। ठीक है,
अब यहाँ पर जो है लैंड रिसोर्सेज जो है, लैंड हम जानते हैं कि लैंड जो है वो हमारी लैंड कह सकते हैं कि जो धरती है वो हमको सब कुछ देती है। हमें वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इससे जुड़ी हुई हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हमें क्या नहीं देती है, यानी रोटी कपड़ा मकान तो देती है, इसके अलावा हमारी जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारा इस हमें लैंड से मिलती हैं, यानी हमारी जरूरतों का मैक्सिमम परसेंटेज हम लैंड से लेते हैं। अब लैंड में इंडिया में जो लैंड का ओरिएंटेशन है वो किस तरीके से है कि प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं। इसमें 43% जो लैंड है वो प्लेन है, 43% प्लेन लैंड है जो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल है। 30% जो है वो टोटल जो है वो रिवर और इसके अलावा टूरिज्म, और मतलब कि उसको जो है 30% लैंड को टूरिज्म एस्पेक्ट से, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से नहीं छेड़ा गया है, या वहां पर इसका जो है 30%, 43% जो है प्लेन लैंड है जो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए दे दी गई है। 30% लैंड जो है इकोनॉमिक, जो है नॉट इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से जो है, जैसे हमारे रिवर्स है हमारे इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, हमारे माउंटेन्स है हमारे इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, टूरिज्म एस्पेक्ट से उसको डेवलप किया गया है लेकिन उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसके अलावा 27% जो है, 27% जो एरिया है वो प्लेट्यू वाला जो एरिया है, हम जानते हैं कि प्लेट्यू वाला जो एरिया होता है वो मिनरल और जो है फॉसिल फ्यूल फॉरेस्ट इन सबसे भरा हुआ रहता है और बहुत ज्यादा जो है एनरिच्ड होता है मिनरल से। तो देखिए यहाँ पर हमने ये डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि जो ब्लू है ये 43% प्लेन वाला एरिया है, उसके बाद ये जो पर्पल है जो आपका माउंटेन्स है, और जो 27% है ये आपका जो है क्रीम कलर से बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है बता रही। अब हम लैंड यूटिलाइजेशन, हम मतलब कि लैंड में किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम बात कर लेते हैं। कि लैंड हमारी इसमें सबसे पहला है फॉरेस्ट। लैंड में हमारा जो लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। लैंड किस किस तरह से यूटिलाइज की जाती है, एक तो फॉरेस्ट के लिए, दूसरा लैंड जो है कई ऐसी लैंड है जो कि कल्टीवेशन के लिए, यानी कि जिसमें एग्रीकल्चर वाला काम नहीं किया जा रहा, जिसमें बैरन लैंड या वेस्ट लैंड है, बैरन लैंड या वेस्ट लैंड। बैरन लैंड मतलब कि जो इनफर्टाइल है, मतलब उसमें हमने इतना केमिकल, इतना पेस्टिसाइड डाला है कि अब वो बंजर हो गई है पूरी। उसके बाद लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, यानी कि ऐसी जो बिल्डिंग बनाने के लिए, मतलब ऐसी वेस्ट लैंड जो कि अब बिल्कुल काम नहीं आ रही है, उनको रोड फैक्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए दे दिया गया है। तो ये पहला तो हो गया फॉरेस्ट, दूसरा हो गया लैंड नॉट फॉर कल्टीवेशन। तो अगर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है कि वो वेस्ट लैंड पड़ी हुई है, दूसरा उसमें कंपनी, उसमें फैक्ट्रीज, रोड वगैरह डेवलप हुई है। तीसरा अनकल्टिवेटेड लैंड जो है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसको हम बोल रहे हैं एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड जो होती है वो अभी हम देखेंगे। फैलो लैंड ऐसी लैंड जिसमें जिसको हमने जो है 1 साल या उस 1 साल से टच नहीं किया है और उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, वो इतनी बंजर हो गई कि उसको हमने रिकवर होने के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ पर जो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, इसमें क्या क्या आएगा? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर क्या क्या आता है बेटा? परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर्स जो होते हैं, मतलब कि वो जैसे जानवरों को चरने के लिए कुछ पर्टिकुलर एरिया छोड़ दिए गए हैं जिसमें घास उग जाती है, और वहां पर जो है लोग अपने जानवरों को चराने के लिए लेके जाते हैं। लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, यानी कि ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेट जोन एरिया, नो नेट जोन एरिया। अभी अपन पढ़ेंगे नेट जोन एरिया में। तो नेट जोन एरिया क्या होता है कि नेट जोन एरिया मतलब कि जिसमें आप साल में एक बार एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें साल में एक बार आप एग्रीकल्चर करो, वो नेट जोन एरिया है। तो ऐसा लैंड जिसमें सिर्फ ट्रीज उग गए हैं, मतलब आपने उगाए नहीं है, वो उग गए हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर आप खेती नहीं कर रहे हो। उसके बाद कल्ट्यूरेबल वेस्टलैंड। कल्ट्यूरेबल वेस्टलैंड क्या होता है? जिसको ऐसा देखो, कल्ट्यूरेबल वेस्टलैंड जो होता है वो भी एक तरीके का फैलो लैंड ही है। ठीक है, फैलो लैंड में आप 1 साल या 1 साल से कम तक के लिए आप उसको छोड़ते हो लैंड को, और कल्टिवेबल लैंड यानी कि आप उसको मोर देन 5 ईयर्स के लिए छोड़ देते हो, यानी कि ऐसा वेस्टलैंड जिसको अभी आपने 5 साल या 5 साल से ज्यादा के लिए आपने छोड़ दिया है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो है लिखा हुआ है फैलो लैंड जो होता है वो करंट फैलो, देखो करंट फैलो 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब करंट फैलो इसको आपने 1 साल या 1 साल से कम के ईयर के लिए छोड़ दिया है। अदर देन करंट फैलो मतलब कि उसमें आपने 1 to 5 ईयर एग्रीकल्चर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द 1 to 5 ईयर, यानी कि सबसे पहले आपका करंट फैलो में आप लेस देन 1 ईयर, इसको अगर अपन लिखना चाहें तो इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप लोग जो है देखो, करंट फैलो, करंट फैलो के अंदर बेटा लेस देन 1 ईयर के लिए छोड़ा हुआ है उसको। उसके बाद यहां पर जो है अदर देन करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो,
उसको आपने 1 to 5 ईयर के लिए छोड़ा हुआ, 1 to 5 ईयर के लिए छोड़ा हुआ। उसके बाद अभी आपने पढ़ा था कल्ट्यूरेबल लैंड जो होती है, कल्ट्यूरेबल ये भी फैलो लैंड का ही टाइप है, कल्ट्यूरेबल लैंड जिसको आपने मोर देन 5 ईयर के लिए छोड़ दिया है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, कई बार आपसे एमसीक्यू में उलझा देते हैं आपको, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये आप कर लीजिए। अभी मैं फिर इसको क्लियर कर दूंगी। नेट सोन एरिया, फिजिकल नेट सोन एरिया, देखो इसके अंदर नेट सोन एरिया क्या कह रहा है, इट इज द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ द लैंड विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड एट नोट्स एन एरिया। नेट सोन एरिया मतलब कि इसके अंदर जो है क्रॉप जो है आप एक साल में एक बार आप उसको यूज करो। नेट सोन एरिया द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। एक्चुअली क्लियर नहीं किया हुआ है। नेट सोन एरिया की डेफिनेशन जो होती है, एरिया विच इज यूज्ड, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, नेट किसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ मैं, नेट सोन एरिया की, एरिया विच इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन इन ए ईयर, मतलब ईयर में एक बार, वंस इन ए ईयर, वंस इन ए ईयर आप इसको यूज, वंस इन ए ईयर, ठीक है, साल में एक बार आप यूज कर रहे हो। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब देखो एक ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है बेटा जिसमें आप वो वाला एरिया यूज करो, कौन कौन सा, एक तो साल में एक बार वाला, ठीक है, साल में एक बार वाला, और प्लस आप जो है इसमें एक बार जो है एरिया विच इज मोर देन वंस, और ऐसा एरिया जिसमें आप एक से ज्यादा बार भी उगा रहे हो। तो आपने जो है यहाँ पर एक तो नेट सोन एरिया, उसके बाद जो है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, मैं यहाँ लिख देती हूँ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा, पहला एक तो नेट सोन एरिया, मतलब कि नेट सोन एरिया मतलब क्या क्या हो गया बेटा, जिसमें आपने साल में एक ही बार खेती करी है। उसके बाद यहाँ पर एरिया मोर देन वंस, एरिया सोन मोर देन वंस, ठीक है, ये चीज होगी। अब क्लियर है यहाँ पे, चलो अब यहाँ पर जो है ये लैंड यूटिलाइजेशन है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लैंड पैटर्न की। इंडिया में जो लैंड पैटर्न है, यानी कि ना केवल इंडिया में, बहुत सारे ये जो है, हाँ, अब यहाँ पर जो है फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन, मतलब कि लैंड के लिए क्या क्या जो फैक्टर्स होते हैं, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब कि जो सॉइल का किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और सॉइल की टाइप कैसी है, ठीक है। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी, या अगर ये नहीं दिख रहा हो, यहाँ छुप गया हो तो मैं इसको लिख देती हूँ, कई बार क्या होता है फोटोज के नीचे छुप जाता है, ये है दैट इज, यहाँ लिख देती हूँ मैं, कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड कल्चर सॉरी कल्चर एंड ट्रेडिशन, ट्रेडिशन तो दिख गया होगा शायद आपको, है ना। तो ह्यूमन फैक्टर्स कौन सा है कि पॉपुलेशन, किस जगह पॉपुलेशन ज्यादा है, टेक्नोलॉजी किस तरीके की है उसको एक्सेस करने की, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, कैपेबिलिटी भी डिपेंड करती है, और कल्चरल एंड ट्रेडिशनल जो है एस्पेक्ट्स भी इस पे डिपेंड करते हैं। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे, ये जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है इसकी, ठीक है, इस डायग्राम, ये डायग्राम हमसे क्या कहता है, देखिए यहाँ पर जो है 2014 और 15 का एक डायग्राम है, और यहाँ पर 1960 से 61 का एक डायग्राम है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार जो है कंपेयर कर लें, तो देखो ये वाला जो लैंड है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर, देखिए नॉन एग्रीकल्चर वाला 46.26 था, और अब ये 45 जो है 5 हो गया, मतलब नॉन एग्रीकल्चर वाला लैंड अब कम हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बैरन वाला लैंड जो है, रेड वाला हम देख लेते हैं 18.1, अब यहाँ पे बैरन और ये जो है 5.5 हो गया, यानी कि जो वेस्ट लैंड थी उसको हमने यूटिलाइज किया है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से। उसके बाद जो आपका परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड जो है, ये आपके 18.11 थे, अब यहाँ पर ये जो है अब 23.3 हुआ है, यानी कि ये थोड़े से आपने बढ़ाए हैं, मतलब कि जो एनिमल्स है उनके लिए ग्रेजिंग लैंड आपने ज्यादा दिए हैं। अब ये डायग्राम्स तो सेम है, एरिया अंडर द मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स है ना, जो है इसके लिए एरिया अंडर द ट्री क्रॉप्स जो है, इसके लिए आपने यहाँ पर पर्टिकुलर ये जो मुझे दिख रहा है, आई थिंक ये ब्लू वाला ये डायग्राम है 3.5 और यहाँ पर 3.6% हो गया, तो ये तो थोड़ा सा बड़ा है। तो ये जो है इस तरीके से कहीं ना कहीं हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इस तरह के एस्पेक्ट्स हमें इस डायग्राम से देखने को मिलते हैं। अब हम ये देख लें कि हमारे देश में जो है इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया यहाँ पर जो है 3.25 मिलियन स्क्वायर मीटर है, और ये जो डाटा है ये हम, और इसमें कितना कहाँ पर है और किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, इसके लिए हमको 93% एरिया की जानकारी है।
हमको 7% कहाँ गया भाई? भाई हमारा देश है, हमारा 7% कहाँ गया? तो हमारा 7% एक्चुअली कुछ जो कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, जो पाकिस्तान ने हमारा कश्मीर ऑक्यूपाइड कर लिया, उसमें चला गया है। इसके अलावा चाइना से जो बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा जो डिस्प्यूट चलता रहता है, उसमें चला गया है। तो यहाँ पर जो है आसाम के अलावा नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो उनके बारे में हमें बहुत ज्यादा अभी नहीं समझ में आता है, क्योंकि चाइना से हमेशा जो है युद्ध चलता रहता है, चाइना से हमेशा डिस्प्यूट चलता रहता है। तो 93% की जानकारी है, क्योंकि हो सकता है पूछ ले कि 93% है, 7% कहाँ गया? कोई हो सकता है आपसे टीचर ऐसे ही पूछ ले रैंडमली, तो आपको पता होना चाहिए 7% कहाँ गया। 7% हमारे पास ही है, लेकिन हाँ, एक तो कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला गया, कुछ चाइना डिस्प्यूट वगैरह में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम ये देखें, द अमाउंट ऑफ परमानेंट पास्चर लैंड डिक्रीज, और ये जो है द विच रेजेस द कंसर्न अबाउट द फीडिंग एंड कैटल पॉपुलेशन। तो वो ये कह रहा है कि इस तरीके की जो कैटल पॉपुलेशन के लिए अगर जो डिक्रीज हो जाते हैं इस तरीके की चीजें, तो वो कहीं ना कहीं कैटल पॉपुलेशन के लिए भी हम जवाबदेही हमारी बनती है। मोस्ट ऑफ, अब क्या हो रहा है कि ये देख रहे हैं हम, एक मिनट, ये तो एक मिनट रुकिए, इस sheet में ये कह रहा है कि पास्चर लैंड्स डिक्रीज हुई हैं। पास्चर लैंड्स डिक्रीज हुई है कि बेटा इसमें? ये पर्पल है 4 पॉइंट्स, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ देखिए, पास्चर लैंड जो है बेटा ये वाली है, एक सेकंड है ना। हाँ ये देखिए, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, आई थिंक ये 4.7% है, और ये 3.3% है। तो पहले 4.7% थी, और अब ये आ गई है 3.3%। मतलब बेटा ये कमी, इसकी कमी आई है, इसकी कमी आई है, मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे पास एनिमल्स के लिए, एनिमल्स को खाने के लिए हमने जो ग्रासलैंड छोड़ रखे थे वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा दिक्कत, ये फिर एनिमल्स कहाँ जाएंगे? फिर वो खेतों में घुसेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक कैटल पॉपुलेशन के लिए, एक जो है फीडिंग कैटल पॉपुलेशन के लिए एक जो है गलत, कोई कट क्यों रहा है, मैं इसमें वो मार्कर ला रही हूँ और ये मार्कर आ नहीं रहा है। हाँ, कैटल पॉपुलेशन के लिए जो है ये एक कंसर्न है जो हमें उठाना चाहिए। इसके अलावा मोस्ट अवेलेबल लैंड्स आर द पुअर। अब क्या हो रहा है कि लैंड जो अवेलेबल है, जो लैंड पैटर्न हमारे देश में है, कई सारी लैंड ऐसी है जो कि पुअर क्वालिटी की है, क्योंकि हमने वो धरती केमिकल्स डाल डाल के बंजर कर दिए। दूसरा ये है कि क्वालिटी जो है वो, अब अगर उनको हम ठीक करेंगे भी तो कल्टीवेशन कॉस्ट बहुत आएगा, हाई कल्टीवेशन कॉस्ट जाएगा, और हाई कल्टिवेटेड एवरी 2 और 3 ईयर, एंड कल्टिवेटेड वंस 2 और 3 ईयर। और कई सारी लैंड ऐसी पड़ी हुई जिसमें हम कल्टीवेशन साल में जो है उसको मतलब ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग दीज लैंड्स, एक मिनट, मोस्ट अवेलेबल लैंड्स आर द पुअर क्वालिटी, एक मिनट इसको मैं क्लियर करती हूँ। मोस्ट अवेलेबल लैंड्स आर द पुअर क्वालिटी, ज्यादातर पुअर क्वालिटी की है, तो अगर उसको हम ठीक करेंगे तो कल्टीवेशन कॉस्ट बहुत आएगा, एंड आर कल्टिवेटेड वंस एवरी 2 और 3 ईयर। और हाँ, और कई सारी लैंड ऐसी है जिसमें हम 2 या 3 साल में उसमें करते हैं, तो वो साल, अगर 3 साल में करेंगे तो 2 साल खाली पड़ी है। ठीक है, तो वो भी एक बड़ा इशू है हमारे। इंक्लूडिंग दीज लैंड इन नॉट सोन एरिया ब्रिंग्स द परसेंटेज नासा इन इंडिया अबाउट द 54% टोटल रिपोर्टिंग एरिया। तो हम देख रहे हैं कि जो नेट सोन एरिया मतलब कि जिसमें साल में एक बार खेती की जा रही है, वो 54% के आसपास आता है। ये हमारी एक नासा की रिपोर्ट कहती है, हमारी नासा की रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू नासा ये कह रही है। अब यहाँ पर जो है लैंड पैटर्न जो है इंडिया में अगर हम देखें, तो अब नेट सोन एरिया यानी कि साल में जहां हम खेती कर रहे हैं वो भी बहुत वेरी कर रहा है, मतलब वो भी बहुत ज्यादा चेंजेस, मतलब कि वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अलग अलग है। जैसे पंजाब और हरियाणा में हम देखें तो ये 80% के आसपास आता है, और अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मणिपुर अंडमान निकोबार में ये करीबन लेस देन 10% ही है। ठीक है तो ये भी एक बड़ी अजीब सी चीज है। अब हम बात करें कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम हो रहा है इन द कंट्री, द फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री फॉल्स शॉर्ट ऑफ द डिजायर्ड 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत 33% एरिया पे जो है फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी भी उतना नहीं है। इस फॉरेस्ट बड़ा है लेकिन उतना नहीं बड़ा है। अगर आप वो गोल वाला डायग्राम देखेंगे ना, पाई चार्ट देखेंगे, उसमें बड़ा है, लेकिन अभी भी उतना नहीं बड़ा है कि 33% को क्रॉस कर गया। अब हम ये देखें कि लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन के मेजर्स देखेंगे। सबसे पहले हम लैंड डिग्रेडेशन के कुछ देखेंगे, कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो लैंड को डिग्रेड कर रही हैं। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहले जो है डिफॉरेस्टेशन जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं लैंड को खराब करती है। ओवर ग्रेजिंग, जानवर चल रहे हैं तो उससे क्या होता है, सॉइल ढीली पड़ जाती है और वो लैंड खराब हो जाती है। माइनिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्वेरिंग भी एक तरीके का माइनिंग प्रोसेस ही है जिसमें हम बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, तो ये लैंड डिग्रेडेशन के ये कुछ प्रोसेस हैं जो कि उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। एज 95% ऑफ बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड। हम कह रहे हैं ना कि धरती से हमको सब कुछ मिल रहा है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर आवर पास्ट विद आवर लैंड विद पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये बहुत जरूरी है कि हम चीजों को संरक्षित करें, कंजर्व करें, ठीक है, और सस्टेनेबल मोड पे जाए। ठीक। अब माइनिंग जो है, माइनिंग क्या क्या करती है, एक माइनिंग कैन कॉज द सीवियर। अब माइनिंग क्या कर रही है वो चीज हम देख लेते हैं। माइनिंग कैन कॉज द सीवियर लैंड डिग्रेडेशन, बहुत लैंड डिग्रेड करती है भाई, खोद खोद के मतलब जमीन को पोला ही कर देते हैं हम लोग, बिल्कुल उसको मतलब बहुत गंदा यूज करते हैं। इन्वायरमेंटल डैमेज बहुत होता है क्योंकि उससे जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन डेवलप होता है हमारा। लिविंग बिहाइंड डीप स्कार एंड ट्रेसेस आर ओवर बर्डनिंग। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब माइनिंग एक जगह खत्म हो गई है, वहां पर पूरा आपने एक्सप्लॉइट कर दिया है, तो आप उसको ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो, जबकि रूल होना चाहिए कि उसको प्रॉपर आप उसको बंद करके जाओ। लेकिन ये क्या हो जाता है ना कि ये हमारी जमीन, हमारी धरती के ऊपर एक डीप स्कार मतलब एक गहरा निशान छोड़ जाते हैं, और उसको भरने के लिए हमारी जो भाई ऑब्वियसली है नेचर का क्या हमारी जो है पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम का क्या नेचर है कि कहीं कोई चीज है खत्म हुई है तो वो उसको वहां से जो है उसको क्या कहते हैं ना मैनेज करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो कहीं आपने उसको माइनिंग को ऐसे ही छोड़ दिया है बिना उसको कंप्लीट करे हुए, उसको भरे हुए, तो कहीं ना कहीं वहां से सॉइल आएगी, और जहां से आएगी वहां की सॉइल खराब होगी। तो ये ड्यूटीज बननी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें इनको फ्यूचर जनरेशन में संभालना है। तो जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि डिफोरेस्टेशन ड्यू टू द माइनिंग ये बहुत बड़ा कॉज है। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में डिफोरेस्टेशन का मेन रीजन क्या है, तो वहां है माइनिंग। ठीक है, या जो है उड़ीसा में क्या रीजन है। ठीक। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र जो है उसमें ओवर ग्रेजिंग कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है। ठीक है। एक सेकेंड। ओवर ग्रेजिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन एक बड़ा फैक्टर है। क्यों? क्योंकि पंजाब हरियाणा में यहाँ पर 80% जो फर्टाइल लैंड है। अब यहाँ पर जो है अगर पानी, अगर लैंड फर्टाइल है तो ऑब्वियसली उसका यूज किया जाएगा, यूज किया जाएगा तो उसको जो है उसमें केमिकल, उसमें पेस्टिसाइड ये सब डाले जाएंगे, और वो ओवर इरिगेशन हो के कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग, और इसकी वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या डेवलप होने लग जाती है। और सैलिनिटी और एल्कलिनिटी मतलब कि सॉइल की एल्कलिनिटी और सैलिनिटी जो है गड़बड़ाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि लैंड, इसमें हम कि जो लैंड एडिशनली मिनरल प्रोसेस है इसके अंदर, ये कहीं ना कहीं मिनरल प्रोसेसिंग लाइक सीमेंट फैक्ट्रीज, calcite and soapstone for the ceramic industry generate a huge quantity of the dust। यानी कि जो सीमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं और ये जो कैल्साइट और सिरेमिक इंडस्ट्रीज होती है, इनमें बहुत ज्यादा डस्ट होती है, जनरेट होती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा पोल्यूट करती है। इसके अलावा जो है इट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर। कहीं ना कहीं ये वाटर के जो है इनफिल्ट्रेशन को, मतलब जो वाटर का फिल्टर प्रोसेस है जो कि सॉइल में जाके डिपॉजिट होता रहता है और जो नीचे सेटल डाउन होता है, उसके साथ साथ क्या ये इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट भी जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जा रहे हैं तो वाटर पोल्यूशन पोल्यूशन हो रहा है। तो ये जो है वो जो केमिकल्स जा रहे हैं उस वाटर के साथ साथ, तो वो हमारे लैंड के डाउन सरफेस को भी इफेक्ट कर रहा है और लैंड को भी जो है पोल्यूट कर रहा है। अब यहाँ पर जो है मेथड टू सॉल्व द लैंड डिग्रेडेशन प्रोसेस, अब कौन कौन से मेथड जो है हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो है वो ये चीजें हों। सबसे पहले एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन को भी इसी टॉपिक में आना, यहाँ पर मैं टिक करके लिख देती हूँ एफॉरेस्टेशन, रेड कलर से लिख देती हूँ एफॉरेस्टेशन, वो कई बार एडिटिंग में रह जाता है। एफॉरेस्टेशन, ठीक है। सबसे पहले एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट काटना, एफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट लगाना। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रॉपर ग्रेजिंग मैनेजमेंट, मतलब आप एरिया दीजिए उनको ताकि वो वहां जाके अपने एनिमल्स को ग्रेज करवा दें। एक शेल्टर बेल्ट, अभी हम देखेंगे शेल्टर बेल्ट क्या होती है, इनके बारे में बात करेंगे। कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग पे कंट्रोल होना चाहिए। सैंड ड्यून्स, स्टेबलाइजिंग ऑफ द सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स को हम कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आप राजस्थान के इलाके में जाओगे तो जैसे जो बाढ़ में है, जैसलमेर है, वहां रेत के अंधड़ चलते हैं,
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो राजस्थान का जो डेजर्ट इलाका है, वहाँ पर आप राजस्थान के प्लांट उगाइए, डेजर्ट के प्लांट उगाइए। जैसे कनेर है, जैसे आपका एलोए है ना? तो ये सारे उगाएँगे ना तो धीरे कहीं न कहीं उनकी रूट्स जो हैं सैंड को पकड़े रहेंगी, तो सैंड ड्यून्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा, मतलब वो कम हो जाएँगे। इसके अलावा वेस्टलैंड मैनेजमेंट, जो वेस्टलैंड पड़ी हुई है, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए। इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट एंड वेस्ट वाटर, मतलब इंडस्ट्रीज़ का जो वाटर जा रहा है, उसको प्रॉपर डिटॉक्स तो करो भई, आप ऐसे ही छोड़ देते हो नदियों में, तो कहीं न कहीं और जो बेस्ट है वो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करो, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है? अब यहाँ पर जो सम ऑफ द वेज़ व्हिच कैन ट्रू, अब देखो यहाँ पर वही हमने यहाँ पर बात करी है कि एफ़ॉरेस्टेशन जो है एफ़ॉरेस्टेशन, 1 सेकंड, एफ़ॉरेस्टेशन और प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, है ना? प्लांट ये बेटा ये वापस से रिपीट हो गया आई थिंक, है ना? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ये रिपीट हुआ है बेटा, है ना? वो कई बार सॉरी ये सेम है बेटा, रिपीट हो गया, ठीक है? तो वो जो अभी अपन पढ़ के आए। अब हम बात कर लेते हैं सॉइल की। सॉइल जो है एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, सॉइल तो मतलब जो है मिट्टी है, तो जो है हमारे सब कुछ हम पैदा कर सकते हैं, सब कुछ हम कल्चर कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब मिट्टी का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, अब फ्यू सेंटीमीटर टेक द मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि कोई भी जो सॉइल है, सबसे पहली बात कि सॉइल जो है रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स है। इसको बनने में हालाँकि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लेकिन सॉइल जो है वो अप जैसे जहाँ की सॉइल यूज़ हो रही है, तो कहीं जैसे अगर एक जगह की सॉइल यूज़ हो रही है, तो दूसरी जगह सॉइल बन भी रही होगी। मतलब नेचर अपने आप को बैलेंस करता है, अगर हम इंटरफेयर ना करें तो, ठीक है? तो अब सॉइल का बनना जो है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सबसे पहले टेम्परेचर, इसके अलावा वाटर, इसके अलावा विंड, ग्लेशियर्स और डिकम्पोज़र्स। डिकम्पोज़र्स हमारे सॉइल के अंदर खुद होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। इसके अलावा ना केवल माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, जैसे आपका हम ये बात कर लें जैसे अर्थवॉर्म है, ये सब भी एक तरह के डिकम्पोज़र्स ही हैं। तो कहीं न कहीं ये सॉइल के फॉर्मेशन में यानी वेदरिंग प्रोसेस में जो है सहयोग करते हैं। ये कहीं न कहीं सॉइल के फॉर्मेशन में जो है कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। ठीक है? अब यहाँ पर जो है सॉइल जो है, अब सॉइल के अंदर किस तरीके से देखिए कौन-कौन से जो फैक्टर्स हैं, एक तो सॉइल का क्या नेचर होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो किस तरीके की रॉक से बन के आया है, ठीक है? अब किस तरीके की रॉक से यहाँ पे बन के आया है। इसके अलावा जो क्लाइमेट है, किस तरीके का क्लाइमेट है वहाँ पे, किस तरीके का वेजिटेशन है। इसके अलावा अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब कि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज़्म किस तरीके के हैं, अर्थवॉर्म है कि नहीं है। इसके अलावा नेचर में जैसे टेम्परेचर किस तरीके का, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर और डिकम्पोज़र, ये भी सेम चीज़ है, लेकिन इसमें हमने पैरेंट रॉक और ऐड कर दिया है, ठीक है? अब यहाँ पर जो है सॉइल एज़ अ रिसोर्स, इसको सॉइल के अंदर हम ये मानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेज़ जो होते हैं, वो सॉइल को बनने में इम्पोर्टेंट फैक्टर्स प्ले करते हैं। क्यों? कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि ये जो फैक्टर्स अभी हमने पढ़े हैं, ये जो फैक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। इसके अलावा केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक चेंजेस जो होते हैं व्हिच टेक्स प्लेस इन द सॉइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, सॉइल व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो हमारे सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल भी होंगे और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं जो है सॉइल के फैक्टर्स और सॉइल के अंदर जो केमिकल चीजें हैं, ऑर्गेनिक चीजें हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, अब हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं उसमें से कौन-कौन से फैक्टर्स जो होते हैं जो कि सॉइल की टेक्सचर को या सॉइल की क्वालिटी को जो है डिफाइन करते हैं। उसमें सबसे पहले कलर, उसके बाद थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पे हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं कि देखिए ये सॉइल जो है, अगर ये ब्लैक सॉइल है तो इसका कलर ब्लैक होगा, इसकी इसकी फर्टाइल प्रॉपर्टी इतनी है। तो ये सारी चीजें हम फटाफट से बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे हम एलुवियल सॉइल की। एलुवियल सॉइल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है और बहुत फर्टाइल सॉइल भी है, ठीक है? और अभी हम देखेंगे जैसे मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ठीक है? और इसके अंदर ये जो है, एक्चुअली ये गंगेटिक प्लेन वाला जो एरिया है ना, इट इज एलुवियल सॉइल इज डिपॉजिट बाय 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम। एक तो इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, यानी 3 बड़ी-बड़ी रिवर्स का जो डिपॉजिट है, उसकी वजह से ये सॉइल बन रही है। तो बेशक ये बट ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत फर्टाइल लैंड सॉइल होगी। It is also found in Rajasthan. It is also found in Rajasthan, Gujarat, and eastern coastal plain, in plain particularly in the delta of the Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri.
ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे अगर आपकी बुक आपके एलुवियल सॉइल के बारे में आता है तो। अब इसमें क्या हो जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, यानी सैंड, सिल्ट और क्ले का एक प्रॉपर मिक्सचर होता है ये, और इसी वजह से इसमें जो है जो है भर भर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एज वी मूव द इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर, वैलीज एंड सॉइल पार्टिकल अपीयर टू बी बिगर, मतलब कि देखो अगर आप रिवर, ये रिवर है ना, रिवर ये माउंटेन से निकली, ये माउंटेन से रिवर निकल गई, है ना, रिवर निकल गई माउंटेन से। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, एज वी मूव डाउन मूव टुवर्ड्स द रिवर वैली, अब यहाँ पर जो रिवर वैलीज जो आएंगी, द सॉइल पार्टिकल बिगर इन साइज, वेयर इज द अपर साइड, अगर हम ये देखें कि जो है डाउन साइड पे, है ना, डाउन साइड पे जो पार्टिकल्स हैं वो जो है बिगर साइज के हैं, एंड यहाँ पर जो अपर साइज के पार्टिकल्स होते हैं, दे द अपर साइड ऑफ द रिवर वैली द सॉइल आर कोर्स, मतलब कि उतने ज्यादा बड़े नहीं होते, होते तो दानेदार हैं, लेकिन नीचे नीचे जैसे जाएंगे तो वो पार्टिकल्स जो है बड़े बड़े हैं, ये बता रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पर एलुवियल सॉइल जो होती है वो दो तरीके की होती है। अगर हम बात करें, एलुवियल सॉइल जो होती है दो तरीके की होती है बेस्ड ऑन द एज। सबसे पहले ओल्ड एलुवियल और फिर न्यू एलुवियल। ओल्ड एलुवियल को हम बांगर भी बोलते हैं। बांगर जो होता है इसमें कंकर और नोड्यूल्स देन द खादर, यहाँ पर जो है अभी हम देखेंगे कि खादर जो आपके न्यू एलुवियल है उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ओल्ड एलुवियल, इसको हम बांगर बोल रहे हैं, एंड इट हैज द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर। कंकर मतलब छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं उनका ज्यादा इसमें अमाउंट होता है। न्यू एलुवियल जो होता है इसमें मोर फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ये मोर फर्टाइल होती है देन बांगर। और ये जो नई नई बनी हुई है तो इसमें नया नया डिपोजिशन होता है, इसमें फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। एलुवियल सॉइल आर द मोर वेरी फर्टाइल, दीज सॉइल्स कंटेन एन एडिक्वेट पोर्शन ऑफ द पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, इसमें बहुत अच्छे ये पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम होता है। इट इज द आइडियल ग्रोथ फॉर द शुगर कैन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्सेस, तो इन सब के लिए एक आइडियल क्रॉप है ये। ठीक है, तो बहुत अच्छी क्रॉप है ये। ब्लैक सॉइल जो होती है, ब्लैक सॉइल इसे हम रेगुर, ये ब्लैक है तो नाम नाम से बता रही है कि ब्लैक सॉइल है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। एंड इट जो है क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर इंपॉर्टेंट फैक्टर। अभी हमने कहा था कि कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसके अलावा किस पेरेंट रॉक से बन रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है ये जो ब्लैक सॉइल होती है ना, ये कॉटन के लिए, कॉटन की पैदावार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसलिए हम इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल कॉटन सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोल सकते हो। ठीक, अब उसके बाद जो है द सॉइल इज द सॉरी, हाँ हाँ, अब यहाँ पर जो है द टाइप ऑफ द सॉइल इज दैट, ये वाली सॉइल कहाँ मिलती है, बेसाल्ट वाली रीजन में। बेसाल्ट एक्चुअली क्या हो जाता है, देखो ऐसा क्या होता है, ये जो लावा है, कहीं से ये ऐसा लावा निकल रहा है, ठीक है। अब ये लावा गिरते गिरते कहीं गया है ना, कहीं, और ये बड़े बड़े पत्थर बना लिया, तो ये जो लावा से जो पत्थर बनते हैं इसको हम बोलते हैं बेसाल्ट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया जिनमें लावा निकलता है वहां का उससे जो वो जो पर्टिकुलर रीजन होता है वो आपका बेसाल्ट रीजन कहलाता है। और ये आपको दक्कन प्लेटियो के आसपास वो कह रहा है कि वहां देखने को मिलता है। द सॉइल कवर द प्लेटियो ऑफ द महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग विद द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। इनकी वैलीज में भी ये हमें जो है ये ब्लैक सॉइल जो है मिलती है। ठीक, अब यहाँ पर जो है ब्लैक सॉइल को अगर हम बात करें कि ब्लैक सॉइल की किस तरीके से टेक्सचर होगा, ये इसके अंदर बहुत छोटे पार्टिकल मेड अप ऑफ द एक्सट्रीम फाइन क्ले मटेरियल, थोड़ी सी चिकनी होती है ये, और ये चिकनी होती है और ये मॉइस्चर को होल्ड बहुत अच्छे से कर लेती है। इसमें न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर। अब क्या होता है कि ये तो हमने तो कहा कि ऐसे चिपचिपी सी है, लेकिन अगर वेदर हॉट हो गया है तो इसमें ऐसे देखो, ये डायग्राम में आप देख रहे हो क्रैक्स पड़ जाता है, ये देख रहे हो आप डायग्राम में, ये छोटे छोटे क्रैक्स दिख रहे हैं इनको। अब उससे क्या हो जाता है कि ये जैसे ही जब इसमें क्रैक पड़ते हैं तो इसमें प्रॉपर एरिएशन होने लगता है। प्रॉपर एरिएशन मतलब कि अब उसमें जो है हवा जाने लगेगी, तो ये सॉइल का एक तरीका है। द सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट, मतलब सॉइल स्टिकी होती है जब गीली होती है, एंड डिफिकल्ट टू वर्क अनलेस दैट टिल्टेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट शावर और प्री मानसून पीरियड। इसमें जो लिखा हुआ है दैट इज प्री मानसून पीरियड, वो डायग्राम से छुप गया है, मैं लिख देती हूँ इसमें। और द टिल्टेड प्री इन द प्री मानसून पीरियड, ये मैंने एनसीईआरटी से ली हुई है आपकी,
ये वाली लाइन पूरी मानसून पीरियड, मतलब कि प्री मानसून पीरियड में जैसे आपका फर्स्ट शावर हो जाता है तो आप इसमें जो है खेत चला दीजिए, हल चला दीजिए, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से एरिएट हो जाएगी और इसमें मॉइस्चर भी होल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है उसके बाद जो सॉइल है दैट इज येलो एंड रेड एंड येलो सॉइल, ये क्या हो जाता है, ये किससे बनी हुई, इग्नियस रॉक से बनी हुई। देखो टाइप्स ऑफ रॉक्स आप पढ़ के आए हो प्रीवियस क्लासेस में, सो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर जहाँ लो रेनफॉल होती है वहां पर ये जो है मिलती है। ये साउथ पार्ट्स ऑफ द दक्कन प्लेट्यू का साउथ पार्ट और ईस्टर्न पार्ट से ये थोड़ा सा वहां पर ही मिलती है। इसके अलावा डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। इसका रेडिश कलर क्यों होता है, आयरन की वजह से। आयरन वहां पर आसपास बहुत ज्यादा मिलता है तो उसका डिफ्यूजन होकर ये रेड कलर हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। इट लुक्स लाइक येलो व्हेन इट्स अकर इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब कि जब ये गीली हो जाती है, ये जो है वाटर से रिएक्ट कर लेती है तो ये आपको जो है येलो दिखाई देती है। यानी कि रेड जो सॉइल है वो जो है जब वो ड्राई है तो वो आपके कैसे कलर की होगी, रेड कलर किसकी वजह से आता है, आयरन की वजह से। और अगर जब वो वेट हो जाएगी, मतलब उसमें पानी आ जाएगा, तो देन इट टर्न्स टू द येलो कलर। येलो कलर कब होता है, यानी कि हाइड्रेटेड फॉर्म होता है। हाइड्रेटेड मतलब गीली हो गई है, वो पानी से रिएक्ट कर गई है। समझ में आ गई ये बात। अब यहाँ पर जो है, हाँ, अब यहाँ पर इट फाउंड इन द उड़ीसा छत्तीसगढ़। तो देखो ये कहाँ कहाँ मिल रही है वो अपन देख लेते हैं कि ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ मिडिल गंगेटिक प्लान, गंगेटिक प्लान के जो नीचे वाला जो मिडिल वाला एरिया है वो पिडमोन जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। पिडमोन जोन यानी कि जो आपका नदियों के बाद वाला जो इलाका होता है, उस दलदली थोड़ा सा रहता है, जो है पिडमोन जोन, नहीं दलदली नहीं, पिडमोन जोन हाँ, जो नदी के पास वाला जो इलाका होता है वही कहलाता है। ठीक है, नदी से थोड़ा सा दूर हटके, है ना। अब यहाँ पर जो है ये वाला इसके इसको मैं डिफाइन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, है ना, पिडमेंट जोन का। सो ये मैं उसमें लिख दूंगी आपको, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के आसपास इस तरीके की हमें मिट्टी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल लेटर वर्ड से बना हुआ है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ईंट, ईंट या ब्रिक। ठीक है, लेटेराइट सॉइल डेवलप अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो है ये डेवलप होती है। और इट इज द सॉइल इज रिजल्ट ऑफ द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। इंटेंस लीचिंग मतलब कि जब पानी से जब वहाँ जो है वेदरिंग प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, तो उसकी वजह से जो पेरेंट रॉक वगैरह टूट टूट के आती है, तो वो जो जिसके उसकी वजह से जो डिपोजिशंस होते हैं और वो जो सॉइल बनती है दैट इज लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट जो सॉइल है वो लीचिंग प्रोसेस के थ्रू ही बनती है, ये चीज ध्यान होनी चाहिए आपको। ठीक है, हैवी रेन के ड्यूरेशन में जब वो हैवी जो है इंटेंस लीचिंग होती है। लेटराइट सॉइल जो होती है वो एसिडिक होती है नेचर में, और थोड़ा सा इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए डेफिशिएंट होती है ये। ठीक, और ये कहाँ कहाँ, साउथर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, उड़ीसा के सम पार्ट्स और वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको रीजन थोड़े बहुत नहीं भी याद होते हैं तो डोंट वरी, आप कैरेक्टरिस्टिक याद कर लीजिए और कुछ एक दो रीजन याद रख लीजिए। ठीक है, द सॉइल सपोर्ट द डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट बट ह्यूमस पुअर। ठीक है, इसमें ह्यूमस की क्वांटिटी कम है, ह्यूमस कम होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये डेफिशिएंट है प्लांट न्यूट्रिएंट में। लेकिन ये फॉरेस्ट में जो पर्टिकुलर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, उनको बनाने के लिए, उनको जो है उनकी ग्रोथ में सपोर्ट करती है। अब यहाँ पर जो है ये जो लेटेराइट सॉइल है, ये टी कॉफी के जो टी कॉफी वाला जो टी कॉफी वाली जो क्रॉप्स है उनको उगाने में बहुत फायदेमंद होती है, उनके लिए बेस्ट सॉइल है। ठीक है, अच्छी सॉइल है रेड लेटराइट सॉइल इन द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। हाँ, अगर आप ये जाओगे ना, अगर आप जैसे मैं चेन्नई में रही हुई हूँ 2 साल, तो चेन्नई में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से ही है, तो वहां पर आप देखोगे ना, आपको रेड सॉइल आपको बहुत देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश और केरला, यहाँ पर जो कैशू नट वगैरह, काजू वगैरह की जो खेती होती है उसके लिए ये जो चीजें हैं ये बहुत लेटराइट सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं एरिड सॉइल की। एरिड सॉइल जो होती है ये रेड से लेके ब्राउन कलर की होती है। इसका थोड़ा सा सैंडी टेक्सचर होता है, मतलब इसमें सैंड पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, सलाइन नेचर होती है। इसमें सॉल्ट कंटेंट जो होता है वो बहुत हाई है। अब सॉइल कंटेंट इतना ज्यादा हाई होता है कि कभी जब आप इसको जो है इसको ड्राई करोगे ना, तो आपको बकायदा आपको नमक मिल सकता है। ठीक है, द एरिड सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो इसमें अब इसमें क्या होता है, मॉइस्चर भी कमी होती है और ह्यूमस भी कम होता है, तो बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं होती है। अब यहाँ पर जो है लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल्स आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकर। अब देखो सॉइल के हॉरिजन क्या क्या है, सॉइल के हॉरिजन अगर आपको पता है तो देखो अपर लेयर होती है, जो है टॉप टॉप सॉइल जो होती है, उसके बॉयल यानी कि ए लेयर, बी लेयर,
है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पर जो है थोड़ी थोड़ी मोटी लेयर्स, फिर उसके बाद नीचे थोड़ी सी मोटी, और उसके बाद थोड़े पैरेंट रॉक आने शुरू हो जाते हैं, एबीसीडी लेयर जो होती है, टॉप सॉइल एबीसीडी, अगर आपने ये पढ़ा हो डायग्राम। तो यहाँ पर जो होता है, जो लोअर होरिजन होता है उसमें कंकड़ होते हैं, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज। अब ये कंकड़ क्यों होते हैं? क्योंकि कैल्शियम कंटेंट बहुत इसमें डिपॉजिट हो जाता है, कैल्शियम कंटेंट के डिपोजिशन से। तो इंपॉर्टेंट है कि कंकड़ क्यों आते हैं एरिड सॉइल में, क्योंकि इसमें कैल्शियम डिपोजिशन होते हैं। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजन रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर। अब ये कहीं ना कहीं इनफिल्ट्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो वो जो है कहीं ना कहीं सही तरीके से वाटर अंदर की तरफ मूव नहीं हो पाता। प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकेम द कल्टिवेबल हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। अगर इसको प्रॉपर इरिगेट किया जाए तो कुछ उगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप सोचें कि इसमें बहुत वाव फीलिंग आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सॉरी फॉरेस्ट सॉइल को हम देख लेते हैं। फॉरेस्ट सॉइल जो होती है, जैसे नाम से बोल रहा है कि हिली और माउंटेन एरियाज में होगी, लोमी होती है ये टेक्सचर में थोड़ी सी, एंड सिल्टी इन वैली साइड, यानी कि जो है ये आपका एंड कोर्स इन द अपर स्लोप, यानी कि जो स्लोप्स होते हैं उसमें जो अगर आप देखोगे तो वैली साइड पे तो ये जो है सिल्टी वाला एरिया होता है, और जैसे जैसे नीचे आप जो है आओगे तो ये कोर्स फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है, यानी कि पार्टिकल्स जो है दानेदार होने लग जाते हैं। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डिनोडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। इसमें क्या हो जाता है कि ये वाला जो एरिया है इसमें ये एक्चुअली ये थोड़ा सा एसिडिक हो जाती है, ठीक है, और ह्यूमस कंटेंट इसमें कम है, ह्यूमस कंटेंट इसके अंदर कम हो जाता है। सॉइल इज फर्टाइल ऑन द रिवर टेरेस एंड द एल्यूवियल फैन। अब ये क्या हो जाता है कि थोड़ा सा जो है सॉइल कंटेंट जो है इसमें अगर फर्टिलिटी थोड़ी सी इसमें बढ़ जाती है धीरे जैसे जैसे इसमें जो है माउंटेन का एरिया मिलता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा फर्टिलिटी बढ़ जाती है, मतलब बहुत ज्यादा फर्टिलिटी आप गुंजाइश करो तो इसमें है नहीं इतना। अब हम बात कर लेते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन हो क्या रहा है? डिन्यूडेशन मतलब जो होता है सॉइल की कवरिंग हट जाना, ठीक है। द न्यू डिन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर इन सब्सिक्वेंटली वॉशिंग इज डिस्क्राइब। अब इसके अंदर क्या हो जाता है सब्सिक्वेंटली, अब देखो इसके अंदर सॉइल इरोजन क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन में हम यूज कर रहे हैं, माइनिंग, नेचुरल फोर्सेज जैसे विंड वगैरह हैं, ग्लेशियर्स हैं, वाटर है, फार्मिंग, डिफेक्टिव मतलब हम प्रॉपर फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर जो है जहाँ शेल्टर्स बनानी चाहिए, शेल्टर बेल्ट वो नहीं बना रहे हैं, तो वो सारी जो चीजें हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन मतलब क्या हो जाता है? सॉइल इरोजन मतलब कि सॉइल की फर्टाइल लेयर का हट जाना, सॉइल की फर्टाइल लेयर का हट जाना, फर्टाइल लेयर का हट जाना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये किस किस वजह से हो सकता है? द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेई सॉइल, द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेई सॉइल, एक सेकंड, द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक द डीप चैनल्स एज गलीज। अब क्या हो जाता है कि जो है कभी जैसे ये देखो ना, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये पानी के थ्रू जो है ये कट रहा है, यानी कि जो लैंड है, एक सेकंड में इसको बना दो, ये जैसे कोई लैंड है, अब पानी जा रहा है, पानी की वजह से वो जो पूरा जो मिट्टी है, जैसे ये मैं ब्लैक पहले, एक सेकेंड, ये मिट्टी है, ये काली मिट्टी बना दी भी मैंने, ठीक है। अब क्या हो जाता है काली मिट्टी, अब यहाँ पर क्या हो, पूरा ये रेज हो गया सॉरी। अब यहाँ एक मिनट में, ये जैसे ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पानी जैसे जैसे जा रहा है तो वो उतना जो है गली सी बनती जा रही, गली मतलब वही गली, स्ट्रीट जिसको आप हिंदी में भी गली बोलते हैं ना वो, तो वो गली बनने की वजह से क्या होता है, उतना एरिया कट जाता है, उतना एरिया कट जाता है, तो कहीं ना कहीं वो डीप चैनल्स बन जाती है, उन्हें गलीज बोलते हैं, ठीक। तो वो कहीं ना कहीं उतनी उतनी जगह को ले गया। उसके बाद व्हेन वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया, ए स्लोप एंड द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, दैट इज द शीट इरोजन। शीट इरोजन मतलब क्या हो जाता है बेटा कि पूरी की पूरी शीट खत्म हो गई है, यानी कि ये जो है ना, ये जो जब द वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर द लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। अब देखो यहाँ पर इसको एक मिनट में समझा देती हूँ। यहाँ पर जैसे ये है ना, यहाँ से जब पानी नीचे आ रहा है ना, जब ये पानी नीचे आ रहा है, ये पानी नीचे आ रहा है, तो पानी क्या होता है कि ये पूरी की पूरी जो लेयर है इसको ले जाता है। अब ये बहुत तेजी प्रेशर से आ रहा है तो यहाँ के आसपास की जो लेयर है उसको भी लेके चला जाएगा। तो अगर बहुत तेज पानी आ रहा है तो वो पर्टिकुलर शीट इरोजन प्रोड्यूस करता है, यानी कि शीट इरोजन किसकी वजह से होता है? वाटर की वजह से होता है।
ठीक है। इसके अलावा विंड की वजह से विंड इरोजन होता है, यानी कि बहुत तेज तेज हवा, जैसे मैंने यहाँ बताया हुआ है, तो विंड की वजह से जो है बहुत तेज तेज हवा चलती है और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा जो है वो पूरा का पूरा इरोजन प्रोड्यूस करता है। अब सॉइल कंजर्वेशन जो मेथड्स हैं उसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं सॉइल कंजर्वेशन के। सबसे पहले है इसके अंदर जो है कंटूर फार्मिंग, कंटूर प्लगिंग। सॉइल कंजर्वेशन भी जरूरी। कंटूर प्लगिंग के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि ये इस तरीके की गलीज बना दी जाती है। ठीक है, इस तरह की गलीज बना दी जाती है, मतलब रोड बना दी जाती है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, जो ऊपर वाला एरिया है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो ये वाले एरियाज ऊपर है, इसमें मैं रेड से बताती हूँ, ये वाले एरियाज जो है ऊपर है, ये वाले एरियाज ऊपर है ना, ये वाले एरियाज ऊपर है। तो यहाँ पर खेती की जाती है, यानी ऊपर वाले एरियाज, ये मैं ग्रीन से बनाती हूँ, तो जो थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है कुछ, और नीचे गली बना दी जाती है, और यहाँ पर जहाँ मैं ग्रीन बना रही हूँ यहाँ खेती की जाती है। तो क्या हो जाता है, अगर पानी आ रहा होता है ना, तो पानी इन गलियों के थ्रू निकल जाता है, ये पानी इन गलियों के थ्रू निकल जाता है, पानी इन गलियों के थ्रू निकल जाएगी ये यहाँ पर। ठीक है, तो ऊपर खेती की जाएगी, मतलब वो छोटे छोटे नीचे नालियां बना दिए और ऊपर खेती की जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंटूर प्लगिंग की जाती है। ठीक है, तो कंटूर प्लगिंग जो है वो पर्टिकुलर पानी को निकालने का तरीका है। टेरेस कल्टीवेशन जो होता है, टेरेस कल्टीवेशन में हम क्या बना देते हैं, सीढ़ियां बना देते हैं। टेरेस कल्टीवेशन में हम सीढ़ियां बना देते हैं और सीढ़ियों पे खेती करते हैं, है ना, बड़ी बड़ी सीढ़ियां बना देते हैं। देखिए ना, ये दिख रहा है आपको, ये सीढ़ियां बना दी है। तो ये सीढ़ियां से क्या हो जाता है, यहाँ पर हम खेती करते हैं, ये यहाँ पर मैंने हरे पे बना दिया, यहाँ पर हम खेती कर रहे हैं। तो क्या हो जाता है कि अगर पानी आ भी रहा है तो सॉइल थोड़ी यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, थोड़ी यहाँ पे, थोड़ी यहाँ पे। तो इस तरीके से तो वहां पर डिपोजिशन चलता रहता है सॉइल का, तो सॉइल पूरी तरीके से इनफर्टाइल नहीं होती। इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, जैसे जब बारिश आ रही होती है और अगर आपके सीढ़ियों से पानी बह रहा होता है ना, तो सीढ़ियों पे देखना कि मिट्टी डिपॉजिट रहती है। ठीक है, तो वो मिट्टी क्यों डिपॉजिट रहती है, वो मिट्टी इसलिए डिपॉजिट रहती है क्यों, क्योंकि जो आपका सीढ़ियों से नीचे आते आते वो जो है उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो जमती वहां जमती जाती है। तो वो वहां पर फर्टाइल जो है फर्टिलिटी बनी रहती है। इसके अलावा यहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर दिस जो है स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये यहाँ पे स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है। तो शेल्टर बेल्ट है, हाँ ये शेल्टर, ये स्ट्रिप क्रॉपिंग है, बता दिस मैटर इज नॉट शेल्टर क्रॉपिंग। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो ये जो है ना, ये वाला स्ट्रिप क्रॉपिंग है, ये रुको मैं रेड पेन यूज कर लूँ। स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है बेटा, कि यहाँ पर पर्टिकुलर जो है, यहाँ पर पेड़ पौधे बना दिए गए हैं छोटे छोटे, है ना। ए लार्ज फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, यानी कि जो है इस स्ट्रिप्स डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स एंड स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। अब क्या हो जाता है कि यहाँ पर घास लगा दी, एक इसको मैं ग्रीन से बना दूं, या घास लगा दी, या घास लगा दी, है ना, और यहाँ पर जो है आपने क्रॉप कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाता है, दिस देन दिस ब्रेक द फोर्स। अब क्या हो जाता है, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी विंड इरोजन के फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर बच जाता है। तो ये दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये जो छुप गया है यहाँ पे स्ट्रिप क्रॉपिंग लिखिएगा आप उसको। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसके अलावा शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट्स में क्या होता है, देखिए यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि क्या होता है कि पर्टिकुलर एरियाज में जहां पर ये एनिमल्स वगैरह झुंड के झुंड घुसते हैं, तो वहां पर खेतों में क्या है कि ऐसे बड़े बड़े ये देखिए पेड़ लगा दिए जाते हैं, है ना, ऐसे पूरे पेड़ पेड़ लगा देंगे, ये पूरा पेड़ लगा देंगे। उससे क्या हो जाता है, और बीच में खेती की जाती है। ठीक, द प्लांटिंग ट्री टू क्रिएट अ शेल्टर बेल्ट स्टेबलाइजिंग जस्ट सैंड ड्यून्स। अब ये जो सैंड के अंधड़ होते हैं उनसे भी रोकता है। इसके अलावा जो है रोज ऑफ द सच ट्री आर द शेल्टर बेल्ट्स। अब ये जो शेल्टर बेल्ट्स होते हैं, एक तो पानी, एक तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बांधे रहती है। इसके अलावा जो जानवर वगैरह जो घुस जाते हैं वो नहीं घुसने देते, ये बहुत ज्यादा डेंस जो है, बड़े बड़े डेंस तरीके से जो है ट्रीज को लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये फाइनली यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप बिल्कुल पूछिए। और